बाद में पता लग रहा है, ओ ये क्या हुआ? नहीं नहीं ढप्पा। हो गया सर। देखो सर, लाइव लेक्चर आपका गुरु करण सर का। अरे भाई इसलिए तो मैं स्ट्रीमिंग नहीं करता किसी और की चैनलों पे, समझ रहे हो, मेहनत किसी और की और क्रेडिट कोई और ले रहे हैं। ये खाने वाले बड़े ये खाने वाले तो भाई सीन थोड़ा खवाऊ अलग है। चलो खैर खो छोड़ो, फटाफट से एग्रीकल्चर में स्टार्ट करते हैं। मैंने तुमको अभी तक ये बताया था, ये इंट्रोडक्शन है इसमें, कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था बेसिकली कि जो इंडिया है वो अपनी बेसिकली जो बेस्ड है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। जब आप बात करोगे इंडिया के एंशियंट से लेकर अभी तक के सिस्टम का, तो अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है। अगर आप बात करो जीडीपी जनरेशन की, तो मैंने आपको जब एक चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस समय पे जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो बेसिकली टर्शरी सेक्टर है, क्योंकि आज इंडिया का हर एक व्यक्ति, मेजरली जो व्यक्ति है वो काम कर रहा है टर्शरी सेक्टर में। चाहे आप डॉक्टर देख लो, टीचर देख लो, इंजीनियर देख लो, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लो, लॉयर देख लो, जितने भी पर्सन आपको मिलेंगे लगभग मेजरली वो टर्शरी सेक्टर के अंदर ही काम कर रहे हैं। और मैंने टर्शरी सेक्टर से आपको बताया था कि ऐसा सेक्टर जो आपको सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं भी आप कितना भी काम कर लो, लेकिन आप जब ग्राफ उठाकर देखोगे तब आपको सिर्फ एक ही मिलेगा कि जो जीडीपी जनरेशन है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ही कर रहा है, ठीक है। तो जो इंडिया है अपना, ये एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा का पूरा कंट्री है। इसके अलावा 2/3 यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है इससे एंगेज है, मतलब इंडिया के अंदर 2/3 पॉपुलेशन एक्चुअल में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इंडिया के अंदर हम प्राइमरी एक्टिविटी में देखते हैं एग्रीकल्चर को। मैंने आपको बताया था कि अपने में 3 प्रकार की एक्टिविटीज हैं। एक बार और मैं आपको कोरिलेट करवा देता हूं, राइट। हाँ देखो, एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी, ये वाला जो लिखा है ये वाला हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज, ये पहला आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में मैंने आपको बताया था सेकेंडरी, टर्शरी नहीं सेकेंडरी, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी उसे कहते हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमेशा एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, जैसे किसी चीज का प्रोडक्शन करना, है ना, किसी चीज की खेती करना, वो किसी भी चीज में हो, वो सारी की सारी चीजें प्राइमरी में आ जाएंगी। सेकेंडरी में मैंने आपको बताया था ऐसी चीजें जिससे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में तैयार कर रहे हैं, ये याद रखना, सेकेंडरी सेक्टर उसे कहेंगे। हाँ बोलो। जो अपन खनन वगैरह करते हैं ना, हाँ हाँ वो प्राइमरी में होगा ना, राइट, हाँ उसी में होगा। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स में। सेकेंडरी किसे कहेंगे? रॉ मटेरियल नहीं, कच्चा माल, उसको उठाया हमने और उससे एक नया कोई प्रोडक्ट बना दिया या नया कोई मटेरियल क्रिएट कर दिया, वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद करो, वुड का, लकड़ी। आपने लकड़ियां ली, ये एग्रीकल्चर से ले ली, एग्रीकल्चर संबंधित है लकड़ी काटना, ये लकड़ी काटना हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। लेकिन इस लकड़ी काटने से आपने एक नया रॉ मटेरियल से उठाकर फिनिश गुड्स तैयार कर दिया, बढ़िया से टेबल बना दी, चेयर्स बना दी, डेस्क बना दिया, फर्नीचर बना दिया, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये इंग्लिश का चीज है, याद रखना, ये जब भी तुम वुड लिख रहे हो ना, तो वुड के अंदर कभी एस मत लगाना, और फर्नीचर, जैसे मेरे मुंह से अभी निकल गया फर्नीचर, तो इस फर्नीचर के अंदर एस मत लगाना कभी भी। कई बार आपके एग्जाम में दे देता है ये, याद रखना, कई बार ऐसे एग्जाम में दे देगा फर्नीचर्स लिखकर, तो ये फर्नीचर्स नहीं होता, कभी भी फर्नीचर होता है, हाँ, एरर करेक्शन में। इसके अलावा वुड्स के अंदर भी कई बार लगा देता है, वाटर के अंदर भी कई बार लगा देता है, तो ये भी याद रखना। हाँ मजाक नहीं कर रहा, ये इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल नाउन होते हैं, ये नाउन्स के अंदर आता है, ऑलरेडी प्लूरल नाउन होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप इनके अंदर एस लगा दोगे ना, तो ऑलरेडी इनका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सुना होगा पानी, वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन अगर आप वाटर के अंदर एस लगा दोगे ना, ये, तो इसका मतलब होता है समुद्र, इसका मतलब समुद्र हो जाएगा। तो सोचो पूरा मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपको मैंने बताया अभी वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर आप बात करोगे वुड्स, तो ये हो जाता है जंगल। हाँ भाई, तो ये गलत है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। इतना बात आ गई, इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब यहां से मेन चीज है, और ये बात याद रखना कि यहां से एक क्वेश्चन आपका मेजर केसेस में आ ही जाता है, ठीक है। ये आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इसमें हम 3 प्रकार की फार्मिंग पढ़ेंगे, अच्छे आराम तरीके से 3 प्रकार की फार्मिंग होगी। देखो अपने भारत के अंदर मेजरली 3 प्रकार की फार्मिंग करी जाती है जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता के चलता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी फार्मिंग, सिंपल सी भाषा में मैं बता दे रहा हूं, फिर आराम से पढ़ते रहना। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ऐसी फार्मिंग जिस फार्मिंग को करने में हम लगभग पुराने टूल्स का यूज कर रहे हैं। मतलब ऐसी फार्मिंग जिस फार्मिंग को करने में हम प्रिमिटिव टूल्स का या पुराने औजारों का यूज कर रहे हैं उस फार्मिंग को करने के लिए, हम उसे कह देंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसे डाउ हो गया, हो गया, है ना। इसके अलावा आप यहां पर मैंने लिखे भी रखे हैं, देखो हो, डाउ, डिगिंग स्टिक, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए ये सारी चीजें, पराली चल रही है ये तो पराली है। देखो एक सेकंड बताता हूं, इसमें कनेक्ट तो होगा ना वैसे। हो भाई हो, हाँ यार होम पे आके ही करना पड़ेगा। देन कहाँ है इसमें गूगल, हाँ नीचे का ऑप्शन दिख रहा है ब्राउज़र। चलो भाई लेट्स चेक। देखो इधर देखो, ये हो गया हो, ठीक है। सर मैं तो प्रिमिटिव टूल देख लिया, हो, और देखो डो डाउ बोला था बस। डिगिंग स्टिक, ये है आपकी डिगिंग स्टिक। कुदाल, डिगिंग स्टिक जिससे आप गड्ढा वगैरह खोदते हो, कुदाल होगी तो। दिख गया। ये देखो और चेक कर सकते हो आप, ये तो मैंने देख रखी है। कितनी पुरानी टूल्स हैं, कितने पुराने औजार हैं, ठीक है। डिगिंग स्टिक के अलावा ये हर जगह यूज नहीं होता, ये याद रखना, ये हर जगह यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी भी कई सारे क्षेत्रों के अंदर ये सारी चीजों का यूज करते हैं हम, जहां पर डेवलपमेंट है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है भाई, हो, डाउ, डिगिंग स्टिक, ये मैंने सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से बता दी। मेरे को नहीं लगता कि इतने के बाद भी आपको कोई परेशानी होने वाली है जहां तक। हाँ कुछ नहीं है, बस खेती नहीं कर रहा इतना बता है। चलो ठीक है भाई। तो मैंने आपको इतना बताया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम उसे कहते हैं जहां इंडिया की मेजर तो नहीं कह सकते, लेकिन माइनर कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज कर रहे हैं, ऐसे पुराने औजारों का यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के लिए। मैंने आपको सारी की सारी फोटो दिखाई, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। अच्छा एक बात और, इसको ही प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ही एक पुराना नाम भी है इसका, जो कि हम प्रिमिटिव नाम में ही यूज करते हैं, इसके कहते हैं स्लैश एंड बर्न प्रोसेस। स्लैश एंड बर्न का प्रोसेस मतलब होता है कटाई करो और खेत जला दो, राइट। पराली कहते हैं ना, तुमने एक बार पॉलिसी देखोगे कि ऐसा निकाला था दिल्ली सरकार ने कि पराली जलाने वालों को पॉलिसी बैन कर दी हमने, आसपास के क्षेत्रों में पराली नहीं जलाएंगे, जब फायर क्रैकर्स वगैरह बहुत ज्यादा हो गए थे। तो ये उसे ही है, वो यही है जिससे AQI अपना बहुत ज्यादा हाई हो गया था, और अभी भी आपको कई सारे प्रोटेस्ट देख रहे होंगे, अब तो है ही है। चलो तो ये स्लैश एंड बर्न प्रोसेस क्या है एक बार और देख लो। ये स्लैश एंड बर्न प्रोसेस क्या होता है कि जो हमको पता है कि जब हम किसी एक क्षेत्र में या किसी एक लैंड में हम बार बार जब कहीं पर फार्मिंग करते हैं, तो एक प्रोसेस जब ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू कैन सी द लैंड इज गेटिंग वेरी अनफर्टिलाइज्ड। आपने देखा होगा कई बार वो ऊसर सी हो जाती है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब हो क्या रहा है उसमें, अब उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उस लैंड को सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें खेती कर ली, खेती करने के बाद सारी कटाई कर दी, हार्वेस्ट कर दिया, हार्वेस्ट करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। और आग लगाने से होगा क्या, जितनी आपने खेती करी है वो सारी चीजें जड़ से जल गई। तो पहली बात तो आपको बार बार कुदाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जो उसका स्लैश निकल रहा है, एम्बर टाइप का जो निकल रहा है, नहीं जाने राख निकला, ऐश, तो उससे क्या होगा कि वो मिट्टी के अंदर ही मिलकर थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी को हाई भी करेगी, और फिर उसको वहीं के वहीं छोड़ देते हैं और दूसरी जगह फार्मिंग करेंगे। ठीक है भाई, चलो ये हो जाता है स्लैश एंड बर्न प्रोसेस। तो याद रखना प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसका दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न प्रोसेस। नेक्स्ट वाले पे आओ भाई। अच्छा देखो, ये स्लैश एंड बर्न प्रोसेस को हम अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। ये याद नहीं करना आपको, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये जो चीज है ये आपको याद नहीं करना है स्लैश एंड बर्न प्रोसेस को, क्योंकि इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कोई नहीं पूछेगा। एक आध चीज याद रख लेना, वही तो बता रहा हूँ, एक आध चीज याद रखना। जैसे आप वेनेजुला याद रख लेना, मैक्सिको याद रख लेना, मणिपुर, छत्तीसगढ़ याद रख लेना,
मध्य प्रदेश, बस। जैसे अलग अलग नाम देख लो, क्या है ये, गजब यार। देखो जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात करोगे जूमिंग, मणिपुर में पोमलाऊ, छत्तीसगढ़ में दीपा, इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश में बिवार या दहिया, इसमें पेंडा, पोडू, ऐसे अलग अलग नाम से आप देख सकते हो। इसके अलावा ब्राजील में और रोका, वेनेजुएला में कोनुको, अलग अलग नाम से आप अलग अलग जगह देखे जाओगे, लेकिन नाम कितने भी चेंज हो सबका काम भाई एक ही है, स्लैश एंड बर्न प्रोसेस, दैट्स इट। ठीक है, सर मेरे में सब पूछे थे, एक जो दिक्कत है। काहे टेंशन लेता है, डोंट वरी। पूरे एग्रीकल्चर अरे वो मोटू पतलू देखा ना, वो चिंगम सर कहते हैं ना, वाई फियर व्हेन चिंगम इज हियर, डोंट वरी, वाई फियर जब विष्णु सर इज हियर। चलो अब आओ नेक्स्ट वाले पे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव बात समझ में आ गई, अब आओ इंटेंसिव क्या होता है साहब। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सिर्फ ये पढ़ते रहना, वही सेम मैं आपको नॉर्मली से बिल्कुल सिंपल भाषा में बता देता हूँ। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम क्या करते हैं साहब, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हम अलग अलग केमिकल्स को यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए। अलग अलग केमिकल जैसे बायोकेमिकल्स हो गए, मोनोकेमिकल्स हो गए, इसके अलावा पेप्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारी चीजों का हम यूज कर रहे हैं खेती करने के लिए। तो हम ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे बायोकेमिकल्स का यूज कर रहे हैं हायर प्रोडक्शन के लिए, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे ही हम कहेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कोई इतने में दिक्कत? आर यू श्योर? इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मत पढ़। पूरा आ रहा है, पूरा तीसरा कमर्शियल फार्मिंग, पूरा आ रहा है क्योंकि अपन गांव से रिलेटेड है ना, इसीलिए, और इतने सिंपल भाषा में समझा रहे हैं तो वो और अच्छा सा आएगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसलिए। दोनों आ गए, तीसरा आ जाओ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का बिल्कुल बेसिक मतलब सिर्फ इतना ही है, जिस फार्मिंग के अंदर हम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग को यूज कर रहे हैं, जैसे पालमपुर में तुमने पढ़ा होगा, राइट।